औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और हाँ, आज हम इसके यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। और हमारा ये जो बीएस का कोर्स है, ये जिन बच्चों का कोर्स कोड नंबर 4485 है उनका ये कोर्स है जो कि बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, एलआईएस और जेंडर स्टडीज़ के जो हैं स्टूडेंट्स हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो हमारे पास ये है, अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो सबसे पहले ये है, द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ टू एक्सप्लोर द मॉडल रैंडम फिनोमिना। यानी कि जो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ है, ये एक्सप्लोर किया करते हैं मॉडर्न रैंडम फिनोमिना। इट इज़ accomplished with the help of numerical data drawn from the phenomenon under investigation। यानी कि जो numerical data है वो हम ड्रॉन करते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। the data the data is only link between the researcher and phenomenon by which he can take it। फिर as he considered a hypothetical random experiment of rolling dice to know the probability of certain event। यानी कि रोलिंग डाइस के ज़रिए हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी किसी की होगी रेंडमली। फिर दिस इज एग्जांपल ऑफ रैंडम फिनोमिना in the sense that although we know that the die will show 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये 6 जो है ये आपको पता है कि डाई में जो होते हैं ये इसके अंदर होते हैं। फिर अपर फेस and however we cannot tell exactly how the outcome particularly trial even after repeating it number of times। यानी कि हम कितनी बार भी रिपीट करें डाई के बारे में तो स्टूडेंट बता दो 1 से लेके जो है 6 तक ये जो डाई होते हैं आपको एग्जैक्टली हर दफ़ा नहीं पता चल सकता कि आपका अगली दफ़ा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 आएगा या 6 होगा जब आप ये उसको करें। फिर इसके बाद है जी, जब उसको टॉस करके फेंके तो आगे जी है, डाम outcome exhibited a random pattern if we roll it again and again। अगर हम इसे बार बार यानी कि उसी डाई को हम बार बार अगेन अगेन रोल करें, दिस रैंडम इज ऑफन एन इंटीग्रल पार्ट of every real random phenomena। Consider now an example, a real life phenomena of life testing experiment। A researcher introduced a new treatment for a particular disease and want to compare it with the existing ट्रीटमेंट। यानी कि पुरानी ट्रीटमेंट है उसकी नई ट्रीटमेंट के साथ जो है उसने कंपेयर करना है तो उसका क्या क्या करेगा रिसर्चर। फिर द न्यू ट्रीटमेंट विल रिपीट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इट इज़ फाउंड बेटर based on the data from the experiment for a ट्रीटमेंट अंडर कंसिडरेशन। यानी कि ट्रीटमेंट जो दी उसको उसके नुक्ते नज़र से हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर है द एक्सपेरिमेंटर will construct of two groups of identical patients have the disease। one group will receive the new treatment and the other group will receive the standard treatment। यानी एक को जो है न्यू ट्रीटमेंट से हम लेके गए हैं डिजीज़ को सॉल्व करते हैं और दूसरे को हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यानी जो पुराना धक्या उसी ट्रीटमेंट था उसी पे लेके गए। द experiment may contain for many years। at the end the experiment will have several time data that will enable us knowing the efficacy of the proposed treatment। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। वो है जी, टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू डिफरेंट अप्रोचेज टू स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। में हम इसमें देखेंगे किस तरह से स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है। फिर है जी, टू
provide basic knowledge of statistical population sample statistics के parameters के estimation, फिर estimator, फिर sampling देखेंगे एंड sampling एंड distribution को देखेंगे. फिर to present hypothesis, testing of terminology and जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर हम इसमें पूरे का पूरा देखेंगे स्टूडेंट्स. फिर है टू ऑफर अस वेरियस हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन और नॉन पॉपुलेशन को भी स्टूडेंट्स देखेंगे हम इसमें. तो आई स्टूडेंट का आगाज़ करते हैं चैप्टर का. तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी इंट्रोडक्शन टू फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ये क्या है जी, इसके अंदर जो है किस तरह से फंक्शन को क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे हमें दो क्राइटेरियाज हम इंडिपेंडेंटली लेते हैं इन जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर और उसको कंसीडर करते हैं. और उसके बाद ये जैसे कि आप थ्रो करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, डाई को, जैसे आपको पहले बताया इंट्रोडक्शन में. और उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कोई भी वैल्यू जो है वो आ सकती है. और इसी तरह जो है डिजीज़ के अंदर भी हमें होता है. तो कि ऑब्जर्व जब हम करते हैं लार्ज स्केल पे लार्ज पॉपुलेशन, तो हमें उनकी डिजीज़ की भी पता चलता है. फिर इन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम अगर कंपेयर करें तो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन के ज़रिए हम जो है इसी को रेंडमली जो है फंक्शन करके जो है कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने एक सैम्पल साइज़ चुनना होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, ताकि हम उसका एक्सपेरिमेंट कर सकें. जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज मेक्स द इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द BSc एनरोल्ड इन, यानी कि ये जो BSc का एग्ज़ाम है इसमें जो ये सर्टन नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के BS के प्रोग्राम में फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, जिसमें बताया गया है ये सारे के सारे वो स्टूडेंट्स नंबर्स हैं. तो यहाँ पे बताया जा रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा जो है एक जो मीन आया है वो हमारा 59.86 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.69 है रिस्पेक्टिवली. दीज डाटा कैन बी रिटन इन द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन 9.1. जैसे हम आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसीज में आपके सामने यहाँ 9.1 में फ्रीक्वेंसी में लेके ये क्लास लिमिट्स हैं. ये इन्होंने क्लासेस को जो है इसमें जो है ये डिवीजन की हुई है. और ये फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि 40 से 44 के अंदर जो लिमिट है ये 3 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी है. 45 से 49 की 11 बार है, 50 से 54 की 71 बार है, 55 से 59 की 148 बार आ रही है, 60 से 64 की 171 बार आई है, फिर 65 से 69 की 69 बार आई है, 70 से 74 की जो फिर ये 24 बार है, 75 से 79 तीन बार आई है. तो उसके बाद हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम इसको देख के बना लिया. यहाँ पे हमने जो है ये इसकी जो है ये पूरी की पूरी जो ये यानी कि ये आपका जो है ये x हो गया, ये बता दो फ्रीक्वेंसी y हो गई. तो y आपकी फ्रीक्वेंसी इधर आ गई है और x आपकी इस जगह पे आ गई है. और ये आपके सामने जो इसका जो हिस्टोग्राम मार्क्स का बन गया है. तो ये हिस्टोग्राम मार्क्स का आपके सामने आ गया. आगे से चलते हैं. अब हम देखें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डायग्राम. अब जो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट डायग्राम इसका यहाँ बनाया गया कि ये आपके सामने मौजूद है. तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है यानी कि मीन जो है वो इस जगह पे आ रही है. यहाँ से एग्जैक्टली ये हमें यहाँ पे पता चलता है. आगे देखते हैं बोथ द हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट शो द नॉर्मल मार्क डेटा इफ द डेटा हैज़ द फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वी से दैट द डेटा जनरली मशीन मैकेनिज्म किस तरह का इसका लिए ये फार्मूला स्टूडेंट वो है x की पावर म्यू और ये क्या है जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाय √2 पाई स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और ई एक्सपोनेंशियल. और यहाँ पे अपने ब्रैकेट लगानी -1/2 जो है सिग्मा का स्केयर डिवाइड x माइनस यू म्यू और इसका होल का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपका जी ये है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आगे. फिर है वेयर द माइनस infinity is greater less than is equal to mu and greater than is equal to plus infinity and sigma is greater than is equal to 0 and distribution defined by above probability density function PDF जिसे कहते हैं is called a normal distribution. The parameter mu and sigma represent the mean and variance of the distribution. If random variable x
is normal distribution we measure with mean mu and variance sigma का square with will be written as x. ये आपको बता दें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बता दो मीन है, ये आपका वेरिएंस होता है. if the normal random variable has mean 0 and variance 1, it is called a standard normal random variable for a standard normal random variable pdf. जिसका जो pdf है वो ये है आपके सामने. जैसे इसी को ही इसका जस्ट शक्ल चेंज की चीज़ वही है जो ऊपर आपको ली है, लेकिन सिर्फ ये बता दूं कि ये स्टैंडर्ड तब होता है जब आपका मीन जो है ये 1 होता है और जब आपका नॉर्मल जो आपका वेरिएंस है ये 0 होता है. तो ये आपका मीन है ये बता दो, और ये आपकी जो है वेरिएंस है जैसे कि आप देख रहे हैं. जब ये होता है तभी आप स्टैंडर्ड जो है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को लिख सकते हैं ऐसे जैसे यहाँ नीचे 9.2 में गिवन है. आगे है जी, द स्टैंडर्ड नॉर्मल PDF is obtained from 9.2 using the related z is equal to x minus mu divided by sigma is equal to f of x. If it is PDF is total area under the normal curve, then क्या है जी, p is equal to ये माइनस इन्फिनिटी से x प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आपका जो x की वैल्यू होगी और यही आगे चलेगी, और यही वो फार्मूला जो पीछे वो यहाँ पे आपके सामने लिखा है. और ये स्टूडेंट्स बताओ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, आधा इधर होता है आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो इसकी पीक होती है ये इसका मीन यहाँ पे लिखा जाता है, या मॉडल होता है जिसको या इसके इसी को मीन कहते हैं. जैसे कि आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे z 0 होता है और स्कोर जो होते हैं यहाँ पे आए हुए होते हैं. तो ये आपके सामने यहाँ पे इक्वली डिवाइड होने से 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने -1 -3 -2 माइनस, इसीलिए इसी तरह +1 +2 +3 इस तरफ होता है ये. तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके पॉपुलेशन दोनों तरफ. तो इसी को हम कहते हैं मीन का नॉर्मल. तो ये एरिया अंडर द नॉर्मल का फॉर डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर यहाँ पे दिखाया गया. फिर है थ्योरम 9.1 इट ये है इफ़ x इज़ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा डन मीन क्या है जी, ई एक्स इज इक्वल टू म्यू, यानी आपका म्यू स्टैंडर्ड वेरिएंस का लिया फार्मूला आपके सामने. ये बता दूँ मीन का फार्मूला वेरिएंस का है ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और इसको हम सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, इसे हम वेरिएंस कहते हैं. फिर है जी मोमेंट जनरेटेड फंक्शन ये एम एक्स की टी, फिर ई एक्स टी और एक्सपोनेंशियल यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. फिर है जी इफ़ एक्स माइनस एन म्यू और उसके सिग्मा का स्क्वायर डन क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये आपके सामने आ गया. इंटीग्रेशन ये और ये इस तरह से यहाँ पे गिवन है. यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो a और b है ये लिमिट से a और b की इंटीग्रेशन की, और इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं x की वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे. तो यहाँ पे पहले b जो कि पहले जो ये अपर लिमिट आती है फिर ये आती है लोअर लिमिट. तो यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट से आपने इसे सॉल्व करना है, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. फिर ये वेयर द z क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिफाइंड बाय, ये आपके सामने आ गया z, और ये अब वही फार्मूला यूज़ कर लिया, और ये 1 माइनस z इसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, ये अपने याद करना स्टूडेंट्स. फिर है द डेटा इन 9.1 पॉपुलेशन देयरफॉर हमें किस तरह से जनरली मिलता है और किस तरह से जो है हम इसके एडवांटेज को कंसीडर करते हैं. इस एग्जांपल में देखते हैं 9.1 की ड्राइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल n इज इक्वल टू 50 एंड द पॉपुलेशन पैरम जो है 9.1 है. सोल्यूशन क्या है, द फॉलोइंग यूज द डेटा साइज n इज इक्वल टू 50 और फ्रॉम द पॉपुलेशन डेटा साइज n इज इक्वल टू 500. तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 9.3 टेबल के ज़रिए आएगा जो कि आपके सामने मौजूद है. फिर ये कुछ नंबर यहाँ लिए गए हैं और उसके बाद इसको जनरेट किया गया इन नंबर्स को, फिर इसके अंदर से सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेटा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में. हमने सब ये जो ऊपर जो थे ये कुछ अरेंज नंबर हैं, इनको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि आप देख रहे हैं. फिर डीज वैल्यूज़, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेटा निकाला इन्होंने,
जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और ये रैंडम नंबर जो हैं यहाँ पे निकाले गए हैं। आगे स्टूडेंट चलते फिर है जी स्टेटिस्टिकली हमने किस तरह से इसे करना है। तो फंक्शन ऑफ S1 है x1 एंड सो ऑन xn ऑफ द रैंडम सैंपल क्या है इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व एन अंडर unknown parameters. Two parameter example of the statistical and sample mean and sample standard deviation defined by आपके सामने आ गया S और ये जो है मीन है और ये सारी के सारी वैल्यूज़ आपके सामने। उसके बाद एस है और उसके बाद ये क्या है वेरिएंस आपके सामने। फिर है जी सैम्पल और एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स आपके पास आ गई, जिसमें हमारे पास जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये जो है ये हमारे पास जो है दो किस्मों की। एक होता है जी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसमें हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और फिर क्यूमुलेटिव क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। जबकि हमारे पास दूसरी सैम्पलिंग की टाइप होती है वो होती है नॉन पैरामेट्रिक सैम्पलिंग मेथड, जिसमें हमारे पास कन्वेंस सैम्पलिंग होती है, अगली कोटा सैम्पलिंग, फिर परपोज सैम्पलिंग और फिर जजमेंट सैम्पलिंग होती है। तो ये हमारे पास किसमें है प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग की और नॉन प्रॉब्लमेटिक सैम्पलिंग की। तो आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट ये है जी हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसमें क्या है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग conclusion about a population characteristic on the basis of sample data taken from the population called a statistical inference. Statistical inference is divided into two areas, estimation parameter and testing of hypothesis में से डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और एरिया ऑफ एस्टिमेशन में। फिर है जी एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, जो इसकी पहली टाइप है। उसमें क्या है द एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स डिफाइंड बाय टू ब्रांचेज, जिसमें नेम पॉइंट होता है और एस्टिमेशन इंटरवल होता है। फिर क्या द पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन इज ऑन द सिंगल नंबर वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन एंड एस्टिमेशन वेयर एज द इंटरवल obtained by the set of the values is assurance containing the equal number of parameters, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। फिर सपोज यहाँ पे किया हुआ है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द रैंडम वेरिएबल, जैसे कि आप देख रहे हैं XPDF, और ये यहाँ पे ये एक्स रिप्रेजेंट की एग्जांपल दी हुई है और थीटा इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा दिया हुआ है और ये आपके सामने है, और पैरामीटर्स ये दिए हुए हैं और सिग्मा म्यू और ये सिग्मा है। फिर है जी एस्टिमेटर, ये कि एनी स्टैटिस्टिकल x1 x2 and xn आर यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द अंडर अननोन पैरामीटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर, मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज इन द पॉपुलेशन। उसके बाद ये क्या है x1 x2 and xn एंड इज इक्वल टू ये पॉपुलेशन। उसके बाद ये आपके सामने सिग्मा इज इक्वल टू डी आवे टी x1 x2 and xn एंड s इज इक्वल टू इससे दिया हुआ आपको फॉर्मूला। फिर रिमेंबर दैट द पॉपुलेशन मीन म्यू एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज आल्सो अ पैरामीटर्स ऑफ अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द PDF की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की ये आपने रिमेंबर करना है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। फिर है जी एस्टिमेट। अब स्टूडेंट एस्टिमेट क्या होता है द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम एन estimator for a particular observed sample is called an estimate, यानी कि पर्टिकुलर सैंपल से जो हम एस्टिमेटर से एस्टिमेट करते हैं उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। तो और उसकी और ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटेड। फिर यूजुअली द एस्टिमेटर आल्सो डिनोट बाय लोअर केस लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड द एस्टिमेटर जो है इज स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज मीन एंड पॉपुलेशन। आगे क्या जी ये आपके सामने जी नारे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन से ये निकाली इसकी वैल्यू, फिर ये मीन निकाला है आपके सामने म्यू जिसे कहते हैं। उसके बाद ये फिर मीन निकाला है 59.02, फिर है जी स्टैंडर्ड डेविएशन इससे निकाले 59.2। तो ये आपके इसको फार्मूला उससे यूज़ करके आ जाता है जो कि आपको एग्जैक्टली यहाँ बताया हुआ। आगे जी है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर
एस्टिमेशन, तो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन के बारे में यहाँ पे हमें बताया हुआ है। एक एग्जांपल देके सपोज 5 ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7 एंड 8 कंपोजिट पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस यहाँ पे कैसे करनी है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मीन कैसे निकालना है, मीन का फार्मूला ये दिया हुआ है, उसके बाद वेरिएंस कैसे निकालना है ये दिया हुआ है। इसके बाद ये इसका फिर है पॉसिबल सैंपल कौन है n2 x1 x2 x3 ये यहाँ पर निकाला गया। फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कंस्ट्रेंट फ्रॉम द वेरिएंस ऑफ x इज प्रोवाइड दैट द टू कॉलम्स are for the calculation of the sample mean and variance period. The mean of the sample distribution of x mean is denoted by mu x and is defined by mu x. फिर sum of xi f of x is equal to 5. फिर the variance of the sample distribution of xi is defined by the mu xi and is given by सिग्मा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल एक्स का स्क्वायर, फिर ये एक्स का स्क्वायर है, फिर ये सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, और फिर ये आपके पास 2.6 यहाँ पे मीन आ जाता। इसके बाद आप ये टेबल देख सकते हैं जिसमें हमें सैम्पल एंड कोरिलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है। आप ये देख रहे हैं पहला जो कॉलम है इसमें सैंपल दिए हुए, ये आपके सामने जो है ये पेयर्स की फॉर्म में सैंपल है 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 8 और फिर 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 8, 3, फिर 5, 2, 5, 3, 5, 4। तो ये यूँ आपका एक सैंपल बन गया। फिर आपने इनका ये आप देख सकते हैं, तो हमने मीन निकाला इन सबका यहाँ पे इस दूसरे कॉलम में। फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, फिर हमने यहाँ पे ये वेरिएंस निकाली, फिर हमने इसका फिर से अगला सैंपल लिया। इसी तरह फिर हमने मीन निकाला, इनका स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस निकालते गए जैसे हमने सारा निकाला। फिर क्या किया, हमने टेबल जनरेट किया 9.5 10 सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का स्क्वायर जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये सारे का सारा मीन निकला हुआ है और उनका सम लिया है। फिर फ्रीक्वेंसीज है, कितनी बार ये चीज़ें अपेयर हुई हैं। फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो है ये इसको मल्टीप्लाई बस ये इसके मीन से किया है, एफ को मीन से किया इन दोनों को, इसके यानी कि मीन को किया है इस एफ़ की उससे मल्टीप्लाई। फिर क्या है फिर ये जो एक्स है जो कि वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दी हुई है ये वाली पे, इसको जो है इन सब से मल्टीप्लाई किया इनकी इस वैल्यूज़ के साथ, तो फिर ये सारी वैल्यूज जनरेट हो गई आ गई। फिर आपने एक्स का स्क्वायर यानी यही जो एक्स है इन सब का जो है स्क्वायर लेना है इसकी वैल्यूज़ का और उसे मल्टीप्लाई करना है आपने एफ ऑफ एक्स से, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। वो है जी द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ S2 एंड टेबल 9.2 एंड वेरिएबल x1। फिर यहाँ पे क्या है सिग्मा जो है एस का स्केयर लिया, इसका यहाँ पे कॉलम बना, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना, फिर जो एफ है इसके स्केयर का जो है ये सिग्मा का जो स्केयर है इसका मल्टीप्लाई करके उसको एफ से और मल्टीप्लाई बाय एस स्केयर को करके हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी की सारी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आई। इसके बाद आप देखिए एस स्केयर प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर हमने वही वाला किया जैसे हम एक्स का कर रहे थे, फिर एस स्केयर आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स ये खाली एफ का जो है ये हमारे पास क्या आ गया जी ये वैल्यूज़ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद ये क्या है हमने ये एस के साथ स्केयर एफ ऑफ एस का स्केयर ये निकाल लिया, तो ये 5.2 आया, ये आया जी 2.6। अब क्या करना है हमने द मीन म्यू ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्केयर इज म्यू का स्केयर, इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास आता है 2.6। और अगर हम मीन म्यू फ्रॉम द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमारे पास आता है जी 5.2। फिर हमारे पास है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, वो क्या है जी स्टूडेंट्स, वो ये है फॉर एग्जांपल 9.2 वी ऑब्जर्व दैट म्यू एक्स का स्केयर म्यू एंड वेरिएंस और सिग्मा का स्केयर एंड म्यू एंड इज इक्वल टू सिग्मा का स्केयर इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला यूज़ करना। फिर है फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई जिसमें वही वाली चीज़ की हुई सक्सेस और फेलियर को देखना है। तो इधर पी इधर एक्स है एफ ऑफ एक्स और ये पाई दिया हुआ है x1 माइनस एक्स और एक्स से 0 और 1 दिया हुआ है। इसको हमने सॉल्व किया क्योंकि पाई जो 0 और 1 के दरमियान जो होता है ये लाई करता है इसका, अगर आप रैंड में लें वैसे नहीं करता, तो ये फिर इस वजह से यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान किया तब वो पॉइंट्स में लेता है।
आगे स्टूडेंट हमने एक्सपेरिमेंट एग्जांपल 6 की करें, इसको देखें तो यह उसी से मिलती जुलती एग्जांपल है, और ये इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 है आपके सामने, इसी तरह ये किया हुआ है। और अगर हम चाहें जाएं अगर आगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक अलग एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर जो है N5 दिया हुआ यूनिट्स, और ये सारे का सारा जो है अपने एक्स और वाई के ज़रिए से सॉल्व करें। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स सारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, वो है जी हाइपोथेसिस इज प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग क्या कंटिन्यूस conclusions about the population parameters on the basis of the sample data के ज़रिए मिलता है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्चुनेटली वी डू नॉट नीड एनी drawn rumor from random sample. We can use estimation from the sampling described as example of the assumption। फिर आगे जी हमारे पास है जी ये वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टूडेंट्स है, जैसे आपको बताया था पीछे, उसी तरह से ही करना है। नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, नल में जो चीज़ें नहीं होती वो चीज़ आ जाती है, बस इतना सा फ़र्क है। और इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दें जी स्टूडेंट्स, वो है जी ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, a level of significance probability of the rejecting the true value of hypothesis and is usually denoted from mu from alpha if it's represent the sample। and उसके बाद ये आप सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये भी आएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसका पहला होता है कि आपने अपना जो जो टेस्ट करना है हाइपोथेसिस का किस से करना चाह रहे थे। अब हमने यहाँ जेड से चुना है, ये जेड का फार्मूला लिख दिया और फिर क्रिटिकल रीजन को चुना, उसका ये फार्मूला है आपके सामने 1.96 यहाँ है हमारे पास। आई इसके लिए टेबल चाहिए होता है हमें, उसके बिना ये नहीं होगा। फिर है जी स्टूडेंट्स टेबल 1 एंड टेबल 2 एरर, तो ये सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है। आगे 1 टेल एंड 2 टेल है, ये हमारे पास 1 टेल और 2 टेल की एग्जांपल आपके सामने यहाँ आ गई। फिर है जी पावर फंक्शन, ये आपके सामने पावर फंक्शन आ गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। आगे जी हमारे पास ये वैल्यूज़ उसकी आ गई एक एग्जांपल की, यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है और ये उसकी वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पे ऐड की हुई हैं। इसके अलावा ये एक्स यानी कि मीन को माइनस किया सिग्मा से, तो ये मीन की वैल्यू है जिसका अगर आप इसे इक्वल करें तो हमारे पास 0 आ जाता है। फिर हमारे पास ये 1 माइनस ये जेड की वैल्यू आ गई। इस तरह से जो ये स्टूडेंट सॉल्व होता है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेप्स है, उसके बाद हाइपोथेसिस के हम स्टेप्स करते हैं। तो ये आपके पास है। फिर पावर फंक्शन को भी हम इसमें देख लेते हैं कि थीटा क्या है, लॉ पावर फंक्शन इधर थीटा है, इधर ये पैटर्न ये हमें मिल जाता है। आगे हम चलते हैं, 2 टेल मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये जेड और म्यू होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है राइट, हमें मिल जाती है। फिर फर्स्ट लेफ्ट ओल्ड टेस्ट टेल मिल जाती है। उसके बाद क्या है इसके अंदर हमें पहले नल हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है जैसे आप देख रहे हैं। फिर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम 0.05 लेते हैं। हमेशा स्टूडेंट याद रखना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूँ जो है आपका पूरा लेफ्ट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज टू यूज जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा इज इक्वल टू ये जी द क्रिटिकल रीजन फॉर सिग्मा 0.05 एंड उसके बाद ये कि म्यू एंड कैलकुलेटिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द हाइपोथेसिस एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती है। फिर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसका नतीजा निकालते कि हमने एक्सेप्ट किया जो है या नहीं किया। यहाँ पे जैसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करें वेयर विद एप्रोप्रिएट सोल्यूशन। आगे स्टूडेंट समझते हैं। ये हमारे पास फिर एक जो है ये एक टेबल बना हुआ है जैसे आप इधर क्यू की वैल्यूज़ है, इधर जेड क्यू की वैल्यूज़ हैं और इधर जेड 1 माइनस क्यू की वैल्यूज़ हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास जो एक एग्जांपल है इसको देख के हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो है हमारा वही टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के आपने जो है स्टेप्स लगाने जब वो पहले बता दें तो आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे ये ख़त्म हो। इसी तरह ये नल हाइपोथेसिस का वही के वही फॉर्मूले हैं जो कि आपको पहले बता दिए हैं, वो यूज़ करने हैं। आगे एज बिलो ये आप देख सकते हैं, ये इस
ये हमने एक्स जेड का फार्मूला यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा के इसे -1.19 निकला, फिर जेड इज इक्वल टू -1 निकला, फिर ये मीन और एंड पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ सिग्मा का स्क्वायर इज नोन एज ये किया, तो ये सब निकला है। उसके बाद ये हमें एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, फिर स्टैंडर्ड इज यूज टू सिग्मा का ये एक्स माइनस म्यू, और ये वही वाला जेड का फार्मूला जो पहले बताया, वही के वही स्टेप्स बता दिए आपको, सारे के सारे वही स्टेप्स चल रहे हैं। और इसके बाद ये जो हैं ये वही स्टेप्स स्टूडेंट्स चल रहे हैं जो आपको पहले बताए, ये जस्ट रिपीटिशन है। टेस्ट ऑफ मीन एंड मीन पॉपुलेशन सिग्मा का स्क्वायर इज नोन एज स्मॉल, और ये उसका फार्मूला यूज़ करके आप ये कर सकते हैं टेल। तो फिर ये आता है द टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू ये डी, इसका फार्मूला फिर वही सेम सिमिलर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है। इसी तरह लेफ्ट ऑफ द टेल का जो है ये कि लेफ्ट टेल हो तब भी आपने यही वाला फार्मूला से बस यहाँ पे टी लिख देना है, बाकी फार्मूला वही है और उसी तरह से करते जाना है। इसी तरह एग्जाम्पल 9.1 है, इसे आप देख सकते हैं नल्ले इसमें और इसको कर सकते हैं। आगे है जी हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ द मीन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी निकल आता है। जैसे कि आपने देखा जेड इज एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। उसके बाद ये क्या है सिग्मा का स्क्वायर, और ये इसी तरह से जो है ये यूज़ करना है। ये आपको बताना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर, लार्ज के लिए भी वही तरीका है जो कि स्मॉल के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं वही तरीका वही तरीके से अप्लाई किए तो ये होगा, यहाँ हो गया वही इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं, फिर A1 A2 A3, और उसके बाद ये फार्मूला हमने यूज़ किए, इसके ज़रिए हम इसे f(x2) और ये सारे का सारा हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर h को सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास जाएगा x का स्क्वायर सम ऑफ आर एक्स 1, और फिर CJ और ये OIJ माइनस EIJ और EIJ फिर आ जाता है, तो ये फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर का। और फिर इसके बाद क्या हम करते हैं अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट सी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के विद v इज इक्वल टू r-1 c-1 with the data n, whereas the ये mu is called an observation, और e is equal to ni plus nj डिवाइड बाई, जिसका मतलब होता है रो टोटल कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, रो ग्रैंड टोटल। तो ये आपके पास फिर उसी की तरह हमने ये सिग्मा को करके इनकी फार्मूला जनरेट करके हाइपोथेसिस के जरिए इसको किया सॉल्व, और एग्जांपल 9.1 इसको लिया है। ये भी वही वाली चीज़ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है। फिर मान ला स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है पूरे का पूरा कोर्स जो है ये 4485 का अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैप्टर नंबर 9 था ये स्टूडेंट्स, आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हमारा कोर्स था, और आपकी अब पूरी तैयारी करा दी है। मेरे चैनल मोहम्मद सब्ला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि उससे वो मुस्तफ़ीद हों। फ़ी अमान अल्लाह, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पे आपके साथ, तब तक के लिए बल्कि नए कोर्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमका हम नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखेगा।